हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी 5.6 में। तो आज हम आप लोगों को वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.3 के बारे में बताएंगे। तो प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने से पहले हम जान लें कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो शॉर्ट में समझ लीजिए कि परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में जो लिखी जाती हो, अंश और हर के रूप में जो लिखी जाए, जहाँ Q जो है शून्य के बराबर नहीं होगा और PQ अंश और हर दोनों सह अभाज्य हों। सह अभाज्य अंश और हर दोनों सह अभाज्य होने चाहिए, तो तभी वो परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो अंश और हर के रूप में हो, हर उसका शून्य के बराबर नहीं हो, अंश और हर सहअभाज्य हो। अब सहअभाज्य जान लीजिए, सहअभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और कोई नहीं होता है। यदि किसी संख्या का उभयनिष्ठ अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा हो जाता है तब वह परिमेय संख्या नहीं होती है। तो सहअभाज्य वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। तो अब हम जब इतना जान लेंगे तो आगे हम सिद्ध करेंगे कि माना कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है तो हमने बताया कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में। तो अतः कर्णिम 5 बराबर P/Q। अब इसका वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ का जब हम वर्ग कर देंगे तो 5 बराबर हो, वर्ग करने पर कड़ी हट जाएगी, 5 बराबर P²/Q²। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा P² बराबर 5Q²। P² बराबर 5Q²। इसका मतलब कि 5 P² का फैक्टर है, 5 P² का एक गुणनखंड होगा। अब जैसे हम आप लोगों को बता दें, 16 का अगर एक गुणनखंड 2 है तो 4 का भी गुणनखंड 2 होगा, 4 का भी गुणनखंड 2 होगा। 16 का वर्गमूल 4 होगा, 4 का भी गुणनखंड। उसी तरीके से यदि P² का एक गुणनखंड 5 है तो 5P का भी गुणनखंड होगा। अतः 5P का एक गुणनखंड है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जब 5P का एक गुणनखंड हो गया, मालूम हो गया, अब P की जगह हम P बराबर 5R रखने पर, ये जो हमारा समीकरण दिया गया है फर्स्ट, इसमें P बराबर 5R रखने पर यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में P बराबर 5R रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5Q² बराबर हो जाएगा 5R का होल स्क्वायर। अब ये 25R² के बराबर हो जाएगा। तो 5 से जब भाग देंगे तो Q² बराबर 5 × R²। अब यहाँ भी देख रहे हैं 5Q² का एक गुणनखंड है, तो जब 5Q² का एक गुणनखंड है तो 5Q का भी एक गुणनखंड होगा, जैसा कि हमने बताया। तो यहाँ लिखेंगे अतः 5Q का एक गुणनखंड है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं 5P का भी एक गुणनखंड है, 5Q का भी एक गुणनखंड है। तो इसका मतलब कि 5P और Q दोनों का एक गुणनखंड होगा। अतः इसलिए 5P और Q दोनों का गुणनखंड है। तो अब यहाँ पर हो गया 5P और Q दोनों की जो हम माने हैं
कि √5 इक्वल टू P/Q, P/Q सहअभाज्य होना चाहिए। तो अतः P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया, जबकि सहभाज्य के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होना चाहिए। तो जब 5 गुणनखंड हो गया तो इसका मतलब कि जो हम माने हैं, अतः कर्णिम 5 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। हमारा मानना गलत है। जब हमारा मानना गलत है तो इसका मतलब कि जब कर्णिम 5 परिमेय संख्या नहीं है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, अतः कर्णिम 5 जब परिमेय नहीं है तो वह एक अपरिमेय संख्या, अतः कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसमें कुछ नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक संख्या ले लेनी है, उसको दिखा देना है कि वह अंश और हर दोनों की उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गई। तो जब दोनों को उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा तो दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। सहअभाज्य संख्या के लिए कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो जो हम माने हैं वो हमारा मानना गलत है, अतः जो संख्या दी गई वो परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो वह एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। तो ऐसे सवालों को इस तरीके से हम सिद्ध करते हैं। आइए अब हम अपना दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल ये है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों को सिद्ध करने के लिए हमने बताया कि हम मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो जब यह एक परिमेय संख्या है, 3 + 2√5 जब परिमेय संख्या है, तो 3 भी एक, यहाँ पर 3 भी परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 परिमेय है, तो 3 भी परिमेय है। 3 भी परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं, क्योंकि किसी भी पूर्णांक को हम, जैसे 3 है तो 3 को 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो 3/1 परिमेय संख्या हो। 3 भी परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तब वह भी एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए 3 + 2√5 - 3 यह भी एक परिमेय संख्या होगा। यह भी परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं तब भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पर 3 3 से कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2√5 2 कर्णिम 5 परिमेय है। परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसको इसमें से घटाए हैं तो ये 3 से 3 कट जाएगा। जब 2√5 परिमेय संख्या होगी, अब यहाँ पर हम 2 से भाग कर देंगे तो वह भी परिमेय संख्या होगी। तो इसको लिख देंगे
1/2 इंटू 2 √5 भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या में किसी संख्या से भाग दे देते हैं तो वह भी परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब ये प्रदर्शित करता है कि करीब 5 भी परिमेय संख्या है। तो करीब 5 परिमेय संख्या है, किंतु यह विरोधाभास है। किंतु यह एक विरोधाभास है। किंतु करीब 5 परिमेय नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो जो हम माने हैं कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। तो जब हमारा मानना गलत है तो हमने माना है कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय नहीं होगा। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे सवालों को सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे कि वो जब परिमेय अपरिमेय कहे तो हम उसको परिमेय मान लेंगे। तो परिमेय मानेंगे तो दोनों को हम परिमेय दिखा देंगे, फिर उनका अंतर भी परिमेय दिखा देंगे, तो उसमें से उसको हम घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, यह परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर जो संख्या रहे उसी से भाग दे देंगे तो दिखा देंगे कि वह भी परिमेय है, तो कट जाएगा। तो जो आएगा हमारा वो विरोधाभासी में आएगा। तो जब विरोधाभासी में आएगा तो जो हम माने हैं वो हमारा मानना गलत हो जाएगा। इसलिए जो दिया गया है वही सत्य है, अर्थात 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें हमारा पहला है 1/√2। तो ऐसे सवालों को अगर दिखाना हो कि ये परिमेय है, अपरिमेय है, तो मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। मान लिया कि 1/√2 एक अब इसका परिमेयीकरण कर देंगे। तो हम जानते हैं परिमेयीकरण करने के लिए इसका जो हर है वो करड़ी से मुक्त होना चाहिए। तो आइए इसका परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण करने पर तो इसके अंश और हर में हम √2 से गुणा कर देंगे। तो आइए करते हैं 1/√2 इंटू √2, ये गुणा कर रहे हैं अंश में और हर में भी √2 से गुणा कर रहे हैं। तो परिमेयीकरण इसी तरीके से किया जाता है कि जो नीचे संख्या रहती है करड़ी में उसी से उसके अंश और हर में गुणा कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि ऊपर अंश में हो गया √2, नीचे हो गया 2, √2/2। अब यहाँ पर √2/2 हो गया, क्योंकि √2 में जब √2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, करड़ी हट जाती है। तो अब ये हमारा हो गया 1/2 करड़ी 2। ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हम अगर 2 से गुणा कर देंगे तो वह भी परिमेय संख्या होगी। जैसे पहले वाले सवाल में हम गुणा किया गया था तो भाग दे दिए थे, उसी तरीके से इसमें जो इसका हर है उसी से हम उसमें गुणा कर देंगे। तो 1/2 इंटू 2 √2, 2 से गुणा करने पर यहाँ
2 से गुणा करने पर। तो यहाँ अगर भाग रहता है तो गुणा कर देते हैं, गुणा रहता है तो भाग कर देते हैं। तो हमने 2 से यहाँ गुणा कर दिया, तो 1/2 इंटू 2√2 भी परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 परिमेय संख्या, ये प्रदर्शित करता है कि √2 परिमेय संख्या है, किंतु √2 परिमेय संख्या नहीं है, किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब यह एक अपरिमेय संख्या, इसका मतलब कि जो हम माने हैं वो हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, जो हम माने हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है वो गलत है। तो जब वो गलत है तो इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस तरीके के सवालों को ऐसे सिद्ध करते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने 2 से कहाँ से गुणा किया, जैसे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो 3 + 2√5 -3 भी परिमेय संख्या है। उसी तरीके से जब यहाँ पर 1/2 इंटू √2 परिमेय संख्या है, तो उसमें हम 1/2 इंटू 2 से, वह भी एक परिमेय संख्या होगी। तो जितने से गुणा रहता है उतने से भाग कर देते हैं, तो वह भी परिमेय संख्या होती है। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमारा अगला सवाल है, उसी का सेकेंड पार्ट है, 7√5, ये सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी मान लेंगे हम, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब यह एक परिमेय संख्या है तो इसमें हम 7 से गुणा किया गया है, तो 7 से भाग देंगे तो वह भी एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए 1/7 इंटू 7√5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर इसको काट देंगे तो ये प्रदर्शित करेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है, किंतु √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय संख्या है तो हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना क्योंकि इसी को हम √5 लिखे हैं, तो इसलिए हमारा मानना गलत है। तो जब हमारा मानना गलत है तो क्या माने हैं हम, तो √5 परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। तो कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो स्वयं सिद्ध होती हैं, उनको सिद्ध करने के लिए हम मान करके सिद्ध करते हैं, तो हम इसीलिए इनको मान करके सिद्ध किए हैं, और इसमें कुछ नहीं है। ऐसे सवालों को मान करके ही सिद्ध करते हैं। अंत में हम विरोधाभास दिखा देते हैं, तो जब विरोधाभास हो जाता है तो वही सही रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट ये है कि 6 प्लस √2 दिखाना है कि 6 प्लस √2 ये अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे इसको भी, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 जोड़ा गया है, तो हम इसलिए 6 प्लस √2 माइनस 6 भी परिमेय होगा, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर इसको काट देंगे, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, किंतु √2 परिमेय संख्या नहीं है। किंतु इसी को हम लिखे हैं, किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है। तो जब यह अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब कि हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। तो जब गलत है तो इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हम सिद्ध कर देंगे। आशा करता हूं कि ऐसे सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें हम देख रहे हैं सभी में हमने विरोधाभास ही दिखाया है, तो विरोधाभास दिखा करके ही हम इसको सिद्ध करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें स्वयं सिद्ध रहती हैं उनको हम ऐसे विरोधाभास दिखा करके ही अंत में दिखाते हैं कि यह वही सिद्ध है, वही सत्य है। तो आशा करता हूं कि ये सब सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।